Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस की सीरीज में आज हम इंट्रोडक्शन टू ब्रेन डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ब्रेन डेवलपमेंट में न्यूरोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जब हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे होते हैं थॉट्स, बिहेवियर, इमोशन और कॉग्निशन के फाउंडेशन की। न्यूरोसाइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ब्रेन डेवलपमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एडल्ट बिहेवियर का रूट चाइल्डहुड और अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट में होता है। ब्रेन डेवलपमेंट की जर्नी एक्चुअली प्रेगनेंसी के बिल्कुल शुरुआती वीक से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही प्रेगनेंसी बिगिन होती है, फीटस के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सिस्टमेटिक प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है जो आगे चलकर ह्यूमन ब्रेन और नर्वस सिस्टम का फाउंडेशन बनता है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। प्रेगनेंसी के अराउंड थर्ड टू फोर्थ वीक में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं। ये न्यूरल ट्यूब ही आगे चलकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है। अगर इस स्टेज पर न्यूरल ट्यूब प्रॉपरली क्लोज नहीं होता तो सीरियस कंडीशंस जैसे स्पाइना बिफिडा या एनसेफेली डेवलप हो सकती है। इसलिए प्रीनेटल स्टेज न्यूरोसाइकोलॉजी के लिए बहुत क्रिटिकल माना जाता है। इसके बाद आता है न्यूरोजेनेसिस। इस स्टेज में ब्रेन के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक्सट्रीमली फास्ट रेट से प्रोड्यूस होते हैं। सोचिए, हर मिनट हजारों न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं। ये न्यूरॉन्स फ्यूचर में थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन, मूवमेंट्स और बिहेवियर जैसे फंक्शंस के लिए बेस तैयार करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है सेल माइग्रेशन। न्यूरॉन सिर्फ बन जाने से काम कंप्लीट नहीं होता, उनके अपनी करेक्ट पोजीशन तक पहुंचना भी होता है। जैसे एक सिटी में लोगों के अपने फिक्स्ड एड्रेस तक पहुंचना होता है, वैसे ही न्यूरॉन्स ब्रेन के डिफरेंट रीजन जैसे कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस या थैलेमस तक माइग्रेट करते हैं। अगर माइग्रेशन में प्रॉब्लम हो जाए तो डिसऑर्डर्स जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एपिलेप्सी या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन। ये इस स्टेज पर न्यूरॉन्स स्पेशलिस्ट या स्पेशलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ न्यूरॉन्स मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं तो कुछ मूवमेंट के लिए, कुछ इमोशंस और सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए। यहीं पर डिसाइड होता है कि कौन सा न्यूरॉन सेंसरी, मोटर या एसोसिएशन न्यूरॉन बनेगा। ये स्पेशलाइजेशन ही फ्यूचर कॉग्निटिव एबिलिटीज का ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं। न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से प्रीनेटल ब्रेन डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं होता, बल्कि ये डिटरमिन करता है कि फ्यूचर में चाइल्ड की लर्निंग कैपेसिटी, इमोशनल रेगुलेशन और बिहेवियरल पैटर्न कैसा होगा। पोस्टनेटल ब्रेन डेवलपमेंट। बर्थ के बाद ब्रेन डेवलपमेंट रुकता नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। स्पेशली इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के दौरान इस फेज को हम पोस्टनेटल ब्रेन डेवलपमेंट कहते हैं, जहां ब्रेन स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शंस भी रैपिडली मैच्योर होते हैं। सबसे पहले सबसे पहला इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है सिनेप्टोजेनेसिस। इस स्टेज में ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ सिनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं। जब बेबी देखता है, सुनता है, टच फील करता है या
केयर गिवर्स के साथ इंटरैक्ट करता है तो न्यूरॉन्स के बीच नए नए कनेक्शंस डेवलप होते हैं। इसी वजह से अर्ली ईयर्स को एक्सपीरियंस रिच पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है माइलिनेशन। माइलिन एक फैटी कवरिंग होती है जो एक्सॉन्स के ऊपर एक लेयर की तरह चढ़ जाती है। इसका काम होता है न्यूरल सिग्नल्स को फास्ट और एफिशिएंट बनाना। जैसे जैसे माइलिनेशन बढ़ती है, बच्चे के रिफ्लेक्सेस शार्प होते हैं, मूवमेंट्स स्मूथ होते हैं और थिंकिंग स्पीड इंप्रूव होती है। मोटर एरियाज और सेंसरी पाथवेज पहले माइलिनेट होते हैं, जबकि फ्रंटल लोब्स थोड़ा लेट मैच्योर होते हैं। फिर आता है सिनेप्टिक प्रूनिंग, जो सुनने में नेगेटिव लग सकता है लेकिन एक्चुअली ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस में जो न्यूरल कनेक्शंस यूज़ नहीं होते हैं, उन्हें ब्रेन एलिमिनेट कर देता है। इससे जो कनेक्शंस फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मतलब यूज़ इट और लूज इट, ये प्रिंसिपल होता है। प्रूनिंग ब्रेन को ज़्यादा एफिशिएंट और स्पेशलाइज्ड बनाता है। इन सब बायोलॉजिकल प्रोसेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ब्रेन के फंक्शंस पर। इस फेज में बच्चे लैंग्वेज एक्वायर करना स्टार्ट करते हैं, पहले साउंड्स, फिर वर्ड्स और धीरे धीरे सेंटेंसेस। मोटर स्किल डेवलपमेंट होती है, जैसे क्रॉल करना, चलना, पकड़ना, लिखना। इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप होती है, स्पेशली केयर गिवर्स के साथ अटैचमेंट के थ्रू, जो लेटर इमोशनल रेगुलेशन का बेस बनती है। साथ ही सेंसरी इंटीग्रेशन होती है, जिसमें विजन, हियरिंग, टच और मूवमेंट एक साथ कोऑर्डिनेट करना सीखा जाता है। न्यूरोसाइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये स्टेज बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि इस पीरियड में अगर सिमुलेशन स्टिमुलेशन कम हो जाए, स्टिमुलेशन कम हो या ब्रेन इंसल्ट हो, तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कग्निशन, इमोशन और बिहेवियर पर पड़ सकता है। इसलिए अर्ली चाइल्डहुड को ब्रेन डेवलपमेंट का फाउंडेशन फेज भी माना जाता है। अडोलेसेंस। अडोलेसेंस को अक्सर हम सिर्फ कंफ्यूजिंग या इमेच्योर फेज समझ लेते हैं, लेकिन न्यूरोसाइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये फेज इमेच्योरिटी का नहीं बल्कि इंटेंस ब्रेन रीऑर्गेनाइजेशन का होता है। इस स्टेज पर ब्रेन फुली ग्रो नहीं करता बल्कि स्मार्टली रीवायर करता है। सबसे पहले बात करते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल और लॉजिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एडोलेसेंस के दौरान प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट कंटिन्यू करता है, लेकिन ये प्रोसेस स्लो होता है और अर्ली एडल्टहुड तक चलता है। इसी वजह से टीनेजर्स कभी-कभी बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। इस स्टेज पर एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है सिनेप्टिक प्रूनिंग। ब्रेन उन अन ब्रेन उन न्यूरल कनेक्शंस को हटा देता है जो कम यूज होते हैं और जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बना देता है। इससे ब्रेन ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। मतलब ब्रेन क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करता है। अब बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम की, जो इमोशंस और रिवॉर्ड प्रोसेसिंग से जुड़ा होता है। एडोलेसेंस के दौरान लिम्बिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है, जबकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी फुल्ली मैच्योर नहीं होता। इसी इम्बैलेंस की वजह से इमोशंस इंटेंस होते हैं और रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर बढ़ जाती है। बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस। इस ब्रेन रीऑर्गेनाइजेशन का सीधा इम्पैक्ट बिहेवियर पर पड़ता है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर। टीनेजर्स नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, चाहे वो रिस्की ही क्यों ना हो, जैसे फास्ट ड्राइविंग, इम्पल्स डिसीजंस या पीयर प्रेशर के अंडर आना।
ये रिस्क टेकिंग एक्चुअली ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम की हाई सेंसिटिविटी की वजह से होता है। इमोशनल सेंसिटिविटी, इस एज में इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, छोटी सी बात भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है। इसका रीज़न है लिम्बिक सिस्टम का ओवर एक्टिवेशन और इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम का इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। डेवलपिंग एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जैसे प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल और लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस को समझना, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहे होते हैं। इसलिए एडोलेसेंस को स्ट्रक्चर, गाइडेंस और सपोर्टिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, ना कि सिर्फ पनिशमेंट की। न्यूरोसाइकोलॉजिकल इंसाइट इस बारे में ये हो सकती है कि एडोलेसेंस को प्रॉब्लम फेज नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी फेज समझना चाहिए। इस टाइम पे ब्रेन हाईली प्लास्टिक होता है, मतलब पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, लर्निंग, इमोशनल सपोर्ट और हेल्दी एनवायरनमेंट से लॉन्ग टर्म ब्रेन डेवलपमेंट को शेप किया जा सकता है। अडल्टहुड एंड एजिंग, अब हम बात करते हैं अडल्टहुड और एजिंग की। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट सिर्फ बचपन या अडोलेसेंस तक ही होता है, लेकिन न्यूरोसाइकोलॉजी हमें ये बताती है कि ब्रेन पूरी जिंदगी डेवलप और अडाप्ट करता रहता है, बस उसकी स्पीड और नेचर थोड़ी चेंज हो जाती है। अर्ली अडल्टहुड यानी यंग अडल्टहुड के फेज में ब्रेन अपनी पीक कॉग्निटिव एफिशिएंसी पर होता है। इस स्टेज पर अटेंशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग एबिलिटीज काफी स्ट्रांग होती हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फुली मैच्योर हो चुका होता है, जिसके कारण प्लानिंग, इम्पल्स कंट्रोल और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसी वजह से इस एज ग्रुप में लोग एकेडमिक, प्रोफेशनल और पर्सनल डिसीजंस ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ले पाते हैं। जैसे जैसे हम मिडिल अडल्टहुड और लेटर अडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेन में कुछ ग्रेजुअल बायोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं। प्रोसेसिंग स्पीड धीरे धीरे स्लो हो सकती है, यानी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। वर्किंग मेमोरी और अटेंशन में माइल्ड डिक्लाइन भी नोटिस किया जा सकता है, लेकिन ये चेंजेस नॉर्मल एजिंग का हिस्सा होते हैं, डिजीज का साइन ज़रूरी नहीं। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर सिर्फ लॉस ऑफ फेज, यहाँ पर यह है कि लॉस ऑफ फेज नहीं होता, विजडम, इमोशनल रेगुलेशन और लाइफ एक्सपीरियंसेस इस स्टेज पर काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। ओल्डर एडल्ट्स इमोशंस को बेटर हैंडल कर पाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होता है और डिसीजन मेकिंग में डेप्थ और मेच्योरिटी आती है। लेकिन इसका रीज़न ये है कि इमोशनल नेटवर्क्स और लॉन्ग टर्म नॉलेज सिस्टम काफ़ी हद तक प्रिजर्व्ड होते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ब्रेन प्लास्टिसिटी एडल्टहुड और ओल्ड एज में भी प्रेजेंट होती है। लर्निंग, सोशल इंटरैक्शन, फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एंगेजमेंट से ब्रेन न्यू कनेक्शंस बना सकता है। इसीलिए कॉग्निटिव ट्रेनिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और एक्टिव लाइफस्टाइल एजिंग ब्रेन के लिए प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो कंक्लूड करने में ये कहा जा सकता है कि अडल्टहुड और एजिंग ब्रेन का मतलब डिक्लाइनिंग ही नहीं होता, बल्कि बैलेंस ऑफ चेंज एंड अडेप्टेशन होता है, जहाँ स्पीड थोड़ी कम हो सकती है लेकिन अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल स्ट्रेंथ और विजडम काफ़ी गहरी हो जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है ब्रेन की वो अमेजिंग एबिलिटी जिसमें वो एक्सपीरियंस, लर्निंग और इंजरी के बाद भी अपने आप को चैलेंज और अडाप्ट कर सकता है। पहले ये माना जाता था कि ब्रेन एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन न्यूरोसाइकोलॉजी ने ये प्रूव किया है कि ब्रेन डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है और लाइफ लॉन्ग चेंज होता रहता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो करते हैं या कोई स्किल प्रैक्टिस करते हैं या किसी चैलेंज का सामना करते हैं, तो ब्रेन का न्यूरल कनेक्शंस या तो स्ट्रॉन्ग होता है या नया बनता है या फिर वीक कनेक्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं।
टाइप्स ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी में पहला है सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। ये प्लास्टिसिटी सिनेप्सिस के लेवल पर होती है। जब दो न्यूरॉन्स बार बार एक साथ एक्टिवेट होते हैं तो उनके बीच का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी वजह से लर्निंग और मेमोरी पॉसिबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जब हम रोज किसी सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं तो रिलेटेड न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्ग हो जाती है। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, इसमें ब्रेन की एक्चुअल फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होती है। न्यू डेंड्राइट्स ग्रो हो सकते हैं, एक्सॉन्स ज़्यादा ब्रांच्ड हो जाते हैं और ग्रे मैटर वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। ये प्लास्टिसिटी लॉन्ग टर्म लर्निंग, म्यूजिकल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल स्किल्स के डेवलपमेंट में देखी जाती है। फंक्शनल रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर इंजरी, जब ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है जिस जैसे स्ट्रोक के बाद, तो ब्रेन के हेल्दी एरियाज डैमेज्ड फंक्शन को पार्शियली या फुली टेक ओवर कर सकते हैं। यानी ब्रेन अपना काम दोबारा ऑर्गेनाइज कर लेता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है। क्लिनिकल रेलेवेंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के कोर कंसेप्ट्स हैं। स्ट्रोक के बाद जब पेशेंट्स फिजियोथेरेपी और कॉग्निटिव ट्रेनिंग करता है तो ब्रेन नए पाथवेज डेवलप करता है जिससे मूवमेंट और स्पीच धीरे धीरे रिकवर हो सकती है। चाहे नई लैंग्वेज हो, डांस हो या डिजिटल स्किल्स हो, हर न्यू लर्निंग ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मॉडिफाई करती है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या डेवलपमेंटल डिलेज में रिहैबिलिटेशन का सक्सेस डायरेक्टली न्यूरोप्लास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो ब्रेन कभी स्टॉप नहीं करता, सीखना, बदलना और हील करना ये चलता रहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें होप देती है, चाहे बचपन हो, अडल्टहुड हो या इंजरी के बाद का फेज, ब्रेन हमेशा सेकेंड चांस देता है। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड्स की, जो ब्रेन डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्रिटिकल पीरियड्स वो स्पेसिफिक टाइम विंडो होता है जब ब्रेन एक्सपीरियंस के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इस फेज के दौरान अगर सही स्टिमुलेशन मिल जाए तो ब्रेन फंक्शंस नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग डेवलप होते हैं। लेकिन अगर इस समय स्टिमुलेशन मिस हो जाए तो बाद में उस फंक्शन को फुली डेवलप करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। न्यूरोसाइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्रिटिकल पीरियड्स ब्रेन के वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जैसे होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, स्पेशली 0 to 5 years में लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्रिटिकल पीरियड होता है। अगर बचपन के इस एज में प्रॉपर लैंग्वेज एक्सपोजर मिलता है, जैसे सुनना, बोलना, इंटरैक्ट करना, तो लैंग्वेज स्किल्स नेचुरली डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर इस पीरियड में लैंग्वेज इनपुट नहीं मिलता, जैसे एक्सट्रीम नेग्लेक्ट केसेस में, तो बाद में लैंग्वेज लर्निंग इनकम्प्लीट या इम्पेयर्ड रह सकती है। इन्फेंसी के दौरान विजुअल सिस्टम का एक क्रिटिकल पीरियड होता है। अगर इस समय दोनों आंखों को प्रॉपर विजुअल इनपुट ना मिले, जैसे कंजेनिटल कैटरैक्ट के केसेस में, तो लेटर लाइफ में विजन कंप्लीटली रिकवर करना मुश्किल हो सकता है, चाहे सर्जरी बाद में क्यों न हो। सेंसिटिव पीरियड क्रिटिकल पीरियड से थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं। इस फेज में लर्निंग इजी और फास्ट होती है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस थोड़ा लेट मिले तो लर्निंग स्टिल पॉसिबल होती है, बस थोड़ी एफर्ट ज़्यादा लगती है। न्यूरो साइकोलॉजिस्ट के लिए क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड्स का कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्ली डायग्नोसिस के लिए, डेवलपमेंटल डिलेज समझने के लिए, अर्ली इंटरवेंशंस प्लान करने के लिए। इसलिए कहा जाता है अर्ली एक्सपीरियंसेस शेप्स द ब्रेन फॉरएवर। अब हम बात करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट पर जेनेटिक और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की। न्यूरोसाइकोलॉजी में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दिमाग सिर्फ जीन्स से नहीं बनता, बल्कि इन्वायरमेंट के साथ मिलकर डेवलप होता है।
जेनेटिक फैक्टर्स, सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स की। जीन्स हमारे ब्रेन का बेसिक ब्लूप्रिंट होते हैं, मतलब जीन्स डिसाइड करते हैं कि ब्रेन का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट, ब्रेन साइज और बेसिक न्यूरल सर्किट्स। जीन्स टेम्परामेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई बच्चा नेचुरली काम होता है, कोई ज़्यादा एक्टिव या इमोशनली रिएक्टिव। इसी तरह इंटेलिजेंस का भी पोटेंशियल में भी जीन्स का रोल होता है। लेकिन ये याद रखना होगा कि जीन्स सिर्फ पोटेंशियल देते हैं, फाइनल आउटकम एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जीन्स लोड द गन, एनवायरनमेंट पुल्स द ट्रिगर। अब आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर, जो जीन्स के पोटेंशियल को या तो एनहांस कर सकते हैं या सप्रेस भी कर सकते हैं। इसमें आता है न्यूट्रिशन। बचपन में प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्पेशली प्रोटीन, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मैल न्यूट्रिशन से कग्निटिव डेवलपमेंट स्लो हो सकता है। पेरेंटिंग, रिस्पॉन्सिव, लविंग और स्टिमुलेटिंग पेरेंटिंग से इमोशनल सिक्योरिटी और कग्निटिव स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। नेग्लेक्ट या हार्श पेरेंटिंग ब्रेन के इमोशनल सर्किट्स को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। लर्निंग रिच एनवायरनमेंट जैसे बुक्स, डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एजुकेशन लिटरली ब्रेन को वायर करती है। अर्ली ट्रॉमा या क्रोनिक स्ट्रेस से ब्रेन के स्ट्रेस रिलेटेड एरियाज जैसे एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस पर डीप इम्पैक्ट पड़ता है। इससे एंजाइटी, मेमोरी इश्यूज और इमोशनल रेगुलेशंस प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। कल्चर भी ब्रेन डेवलपमेंट को शेप करता है। लैंग्वेज, सोशल वैल्यूज, इमोशनल एक्सप्रेशंस और थिंकिंग स्टाइल सब कल्चर से इन्फ्लुएंस होती हैं। न्यूरोसाइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि ब्रेन डेवलपमेंट इज इक्वल टू जीन्स इनटू एनवायरनमेंट। मतलब ब्रेन डेवलपमेंट इज द आउटकम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन्स एंड एनवायरनमेंट, दोनों एक साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसलिए हर इंसान का ब्रेन यूनिक होता है, क्योंकि सेम जीन्स होने के बाद भी एनवायरनमेंट अलग अलग होती है सबके लिए। इन शॉर्ट, जीन्स फाउंडेशन देते हैं और एनवायरनमेंट उस फाउंडेशन पर एक फंक्शनल ब्रेन का कंस्ट्रक्शन करता है। जब हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर इस प्रोसेस में कहीं भी डिसरप्शन हो जाए तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। ये डिसऑर्डर्स बचपन से ही शुरू होते हैं और लर्निंग, अटेंशन, बिहेवियर और सोशल फंक्शनिंग के अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। ऑटिज्म में ब्रेन के सोशल कम्युनिकेशन और इमोशनल प्रोसेसिंग नेटवर्क डिफरेंटली डेवलप होते हैं। इसी वजह से बच्चे को आई कांटेक्ट, सोशल इंटरैक्शन और वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होती है। न्यूरोसाइकोलॉजी के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों या कौन से ब्रेन एरियाज जैसे फ्रंटल लोब्स और लिम्बिक सिस्टम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस इसमें बच्चों का ब्रेन, स्पेशली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो अटेंशन, इम्पल्स कंट्रोल और प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थोड़ा स्लो या डिफरेंटली मेच्योर होता है। इसी वजह से बच्चा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ज़्यादा एक्टिव होता है और इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाता है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट यहाँ पर अटेंशन स्पैन, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और वर्किंग मेमोरी को इवेलुएट करता है। अब बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, जिससे जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और डिस्ग्राफिया। इन डिसऑर्डर्स में इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है, लेकिन ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज जो रीडिंग, राइटिंग या कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं, एफिशिएंटली प्रोसेस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल डिसलेक्सिया में लैंग्वेज प्रोसेसिंग एरिया अफेक्टेड होते हैं।
न्यूरोसाइकोलॉजी यहाँ स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को क्लियरली आइडेंटिफाई करने में मदद करती है ताकि टारगेटेड लर्निंग स्ट्रेटजीज बनाई जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट और कॉग्निटिव फंक्शनिंग लिमिटेड होती है। रीजन जेनेटिक फैक्टर्स, प्रीनेटल कॉम्प्लिकेशंस या अर्ली ब्रेन इंजरी हो सकती है। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट यहाँ अडाप्टिव बिहेवियर, लर्निंग कैपेसिटी और डेली फंक्शनिंग का असेसमेंट करते हैं। अब सवाल आता है न्यूरोसाइकोलॉजी का रोल क्या है। न्यूरोसाइकोलॉजी का मेन फोकस होता है पहले अफेक्टेड ब्रेन फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना, फिर इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को डिटेल्ड असेसमेंट करना, और फाइनली कस्टमाइज्ड इंटरवेंशन प्लान्स डिजाइन करना, जैसे बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव ट्रेनिंग, एकेडमिक सपोर्ट और पेरेंटल गाइडेंस। इस तरह से न्यूरोसाइकोलॉजी सिर्फ डिसऑर्डर्स को लेबल नहीं देती, बल्कि ये समझाने में मदद करती है कि ब्रेन कौन सा काम कैसे कर रहा है और कैसे उसको सपोर्ट करके बेटर डेवलपमेंट पॉसिबल बनाया जा सकता है। जब हम ब्रेन डेवलपमेंट को समझने की बात करते हैं तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट सिर्फ थ्योरी पर डिपेंड नहीं करते। दे यूज साइंटिफिक मेथड्स टू ऑब्जर्व, मेजर और एनालाइज कैसे ब्रेन और बिहेवियर टाइम के साथ डेवलप होता है। सबसे पहले मेथड है बिहेवियरल असेसमेंट। इसमें हम बच्चों, अडोलसेंट्स या एडल्ट्स के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, जैसे अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल रिस्पॉन्सेस। एग्जाम्पल के लिए एक चाइल्ड का क्लासरूम बिहेवियर या सोशल इंटरैक्शन हमें उसके ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट क्लूज देता है। नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंटल टेस्ट्स। ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो ये चेक करते हैं कि कोई चाइल्ड अपनी एज के अकॉर्डिंग माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है या नहीं, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव एबिलिटीज और सोशल स्किल्स। अगर किसी स्टेज पर डिले दिखाई देता है तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट अर्ली इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं। एक बहुत ही पावरफुल टूल है न्यूरो इमेजिंग, जैसे एमआरआई और एफएमआरआई। एमआरआई हमें ब्रेन की स्ट्रक्चर दिखाता है, कौन सा पार्ट कैसे डेवलप हो रहा है। एफएमआरआई हमें ये बताता है कि ब्रेन कौन सा काम कौन सा काम करते वक्त कौन सा एरिया एक्टिवेट करता है या एक्टिव हो जाता है। इससे हम रियल टाइम ब्रेन डेवलपमेंट और फंक्शनल चेंजेस को समझ पाते हैं। फाइनली लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, इस मेथड में सेम इंडिविजुअल को सालों तक फॉलो किया जाता है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडोलेसेंस और अडल्टहुड। इससे हमें क्लियर पिक्चर मिलती है कि ब्रेन डेवलपमेंट ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और कैसे अर्ली एक्सपीरियंसेस फ्यूचर बिहेवियर को शेप करते जाते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजी के लिए मेथड्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना नहीं बताते, या आइडेंटिफाई करने में ही नहीं, बल्कि नॉर्मल डेवलपमेंट, रिस्क फैक्टर और रिकवरी पैटर्न्स को भी डीपली अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं। अगर हम ब्रेन डेवलपमेंट को डीपली समझ लें तो हम सिर्फ थ्योरी में ही नहीं पढ़ रहे होते, हम रियल ह्यूमन लाइव्स को बेटर बनाने का टूल सीख रहे होते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अर्ली डायग्नोसिस। जब ब्रेन डेवलपमेंट के पैटर्न हमें क्लियरली पता होते हैं, तब हम अर्ली स्टेजेस पर ही डेवलपमेंटल डिलेज, लर्निंग डिफिकल्टीज या बिहेवियरल इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे जैसे ही प्रॉब्लम्स अर्ली डिटेक्ट होती हैं, उतना ही इफेक्टिव इंटरवेंशन पॉसिबल होता है। दूसरा पॉइंट है प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। अगर हमें पता हो कि कौन सा स्टेज पर ब्रेन ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जैसे अर्ली चाइल्डहुड या एडोलेसेंस, तो हम न्यूट्रिशन, पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस, एजुकेशन और इमोशनल एनवायरनमेंट को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं। इसे फ्यूचर न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। थर्ड और बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स। हर चाइल्ड का ब्रेन अलग पेस पर
पैटर्न में अलग पेस और पैटर्न में डेवलप करता है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि चाइल्ड की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस कहाँ हैं। इसी बेसिस पर कस्टमाइज्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद एडीएचडी, लर्निंग डिसेबिलिटी या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कंडीशंस। और फाइनली आता है इफेक्टिव रिहैबिलिटेशन। ब्रेन डेवलपमेंट और न्यूरोप्लास्टिसिटी के कंसेप्ट की मदद से न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट रिकवरी फोकस्ड प्लान बनाते हैं। चाहे स्ट्रोक हो, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, रिहैबिलिटेशन तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हम ब्रेन के अडेप्टिव पोटेंशियल को साइंटिफिकली यूज़ करते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट को समझना सिर्फ एक एकेडमिक टॉपिक नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल की है जो अर्ली हेल्प, बेटर लर्निंग और मीनिंगफुल रिकवरी के दरवाजे खोलती है। तो न्यूरोसाइकोलॉजी के अदर कंटेंट्स के लिए स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू।